और कोविड की तीसरी लहर के दौरान पाबंदियों में रहे दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली में लगाई गई कई पाबंदियों को हटा दिया गया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, जो कि रात 11 बजे से शुरू हुआ करेगा। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और जिम सब खोल दिए गए हैं। सोमवार से सामान्य दिनों की तरह ही इनका संचालन किया जाने लगेगा। कोविड की पाबंदियों को अब बाय बाय करने का टाइम आ गया है। दिल्ली सरकार के फैसले से अब दिल्ली वाले राहत की सांस ले रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा, ऑफिस सब सामान्य दिनों की तरह खोलने का ऐलान हो गया है। पिछले 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई माँ बाप और स्कूल के लिए एक चुनौती बनी हुई थी। अब दिल्ली सरकार ने स्कूल खोले जाने का भी ऐलान कर दिया है। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 7 तारीख से स्कूल जाना होगा। वहीं नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों की हाइब्रिड क्लास चलाई जाएंगी, जिसमें बच्चे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ले सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि स्कूल खुल जाएंगे, 7 तारीख से स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 7 से खुल जाएंगे और नर्सरी से 8वीं के स्कूल 14 फरवरी से खुल जाएंगे। स्कूल में अभी हाइब्रिड क्लासेस ही रहेंगी, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी। लेकिन कॉलेजेस मंडे से खुल जाएंगे और फिर अब उनको ऑफलाइन क्लासेस डिस्करेज करने के लिए कहा जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस वो केवल ऑफलाइन क्लासेस करें। स्कूल खुलने के ऐलान के बाद बच्चों के माँ बाप खुश हैं। हालांकि नियमों के मुताबिक पूरी तरह से वैक्सीनेटेड टीचर ही ऑफलाइन क्लास ले सकेंगे। बहुत ही अच्छा डिसीजन है, मैं बोलूंगी। जो बच्चे 2 साल से घर पे बैठे बैठे क्लासेस कर रहे थे, उन्हें आधी चीजें समझ में आती थी, आधी चीजें समझ में नहीं आती थी, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया है कि वो अपने एग्जाम्स के जस्ट पहले स्कूल्स जाकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो बैक जा रहे थे, ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो वाकई में एज अ पेरेंट्स मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि मेरा एक बेटा है 6th क्लास में और एक बेटी है 10th क्लास में। तो जहां तक मैं ऑनलाइन स्टडी को देख रही हूं तो वो तरीके से नहीं कर पा रहे। काफी सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, वो ट्यूशनों पर डिपेंड है। कोरोना के कम होते मामलों के बाद दिल्ली के जिम संचालक भी जिम खोले जाने की अपील कर रहे थे। इसे खोले जाने का ऐलान भी आज किया गया। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए आखिरकार लंबे वक्त से बंद पड़े हुए जिम और फिटनेस सेंटर्स को एक बार फिर से दिल्ली में खोलने की इजाजत जो है वो डीडीएमए की तरफ से मिल गई है। 28 दिसंबर के आसपास जो है वो पूरी तरीके से जिम्स को बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से डीडीएमए की जो बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया गया कि जिम्स को खोला जाए। लगभग 5 लाख परिवार जो है उनके बारे में सोचा जो जिम के ऊपर डिपेंडेंट है। और अब हमारी सरकार से बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जिम्स को येलो जोन में ना रखें, जिम्स को आप आगे मूव करिए ताकि जिम्स को बंद ना किया जाए, क्योंकि वैसे ही बहुत ज्यादा जिम पे पहले भी इम्पैक्ट आ चुका है। दिल्ली सरकार ने डीडीएमए की सलाह पर ही कोविड पाबंदियों में ढील देने का कदम उठाया है। हालांकि नाइट कर्फ्यू हटाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। फिर भी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लगेगा और रेस्टोरेंट भी अब 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। दिल्ली से सुशांत मेहरा, आज तक। तो एआईएमआईएम के चीफ और सांसद अजहरुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ। 2 हमलावरों ने ओवैसी की गाड़ी पर 3 गोलियां चलाई। उन दोनों हमलावरों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। चुनावी माहौल में हुए इस हमले के आपराधिक पहलू की जांच पुलिस कर रही है और इस हमले के राजनीतिक फायदे नुकसान की बात पार्टियों के नेता कर रहे हैं। यूपी चुनाव में अभी तक सिर्फ बयानों की बमबाजी हो रही थी, गर्मी मिटाने और तमंचावादियों की बात हो रही थी। मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर। असदुद्दीन ओवैसी जब गाजियाबाद के छजारसी टोल प्लाजा पर थे तो 2 युवकों ने उन पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई। सीसीटीवी फुटेज में दोनों हमलावर दिखे। पहले ने लाल रंग की हुडी पहनकर दौड़ते हुए फायरिंग की और जब ओवैसी के काफिले की एक गाड़ी हमलावर को डराने के लिए उसकी ओर दौड़ी तो वो गिर पड़ी। हालांकि उसका सफेद जैकेट वाला साथी हमलावर फायरिंग करता रहा। वो रेड कलर के आदमी पर उसके गाड़ी से टायर उसको चल गया पैर पर, तो व्हाइट कलर का जो उसने दोबारा फायरिंग की दोनों फॉर्च्यूनर पर। और उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन हैदराबाद, हाँ, बड़ी साउंड थी।
यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। खैर ये तो फॉरेंसिक और पुलिस के लोग बताएंगे, मगर इन लोगों, इस तरह के लोगों को खुली छूट दी गई है पूरे भारत में। ओवैसी की गाड़ी पर गोलियों के निशान देखिए। ये रही वो बंदूक जिससे फायर किया गया। ये एक 9mm पिस्टल है जो ज्यादातर सुरक्षा बल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका निशाना अचूक होता है। यानी इस हमले का मकसद साफ था, ओवैसी का खात्मा। मीडिया के लोगों ने मुझसे सवाल किया था 2 दिन पहले कि प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ, वहां पर जितने बड़े बड़े महाशय आए थे, उन सब ने अपनी जबान से मेरे बारे में अनाप शनाप बका, मेरी जान लेने की धमकी दी। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियोस हैं जो सरकार के पास है। आज से थोड़े दिन पहले गाजियाबाद में कोई एक सेना के शख्स ने कहा कि ओवैसी गर्दन मार दो, मेरे घर पर हमला हुआ। तो ये सरकार का काम है कि ऐसे ताकतों को जो संविधान से नफरत करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ को भारत की बर्बाद करना चाहते हैं, और इलेक्शन कैंपेन के दौरान में इस तरह की हरकत करना, गोलियां चलाना, ये तो देश को इसको नोटिस करना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि देश इसको देख रहा है। ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों युवक सचिन और शुभम यूपी के ही रहने वाले हैं। सचिन नोएडा के बादलपुर का रहने वाला है। कहा जा रहा है कि उसने लॉ की पढ़ाई की और उस पर पहले से 307 यानी हत्या की कोशिश का एक मामला दर्ज है। दूसरे आरोपी का नाम शुभम है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो सहारनपुर का रहने वाला है, लेकिन क्या करता है इसकी कोई जानकारी नहीं। दोनों हमलावरों पर धारा 307 के तहत ही अब मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल सचिन और शुभम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि सांसद जी के एक धर्म विशेष के प्रति जो इनके स्टेटमेंट्स आते हैं तथा माननीय अयोध्या जी के प्रति कुछ स्टेटमेंट्स 2013-14 में इनके द्वारा दिए गए थे, उससे ये आहत थे। उसके कारण ही इन्होंने ये घटना कारित की है। पुलिस ने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए इनके पास से अवैध असलाह भी बरामद किया है तथा ये जिस गाड़ी से आए थे, अल्टो गाड़ी, उसकी भी बरामदगी कर ली गई है और इसके लिए जो विशेष टीम लगाई गई है वो सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहा है। पुलिस की पूछताछ में अभी तक सामने आया है कि सचिन और शुभम ओवैसी भाइयों के भड़काऊ भाषणों की वजह से गुस्से में थे। सचिन की सोशल मीडिया की कुछ तस्वीरें बताती हैं कि वो कट्टर सोच वाला व्यक्ति है और ओवैसी से काफी नाराज था। अभी तक की पूछताछ के हिसाब से ये जो लड़के हैं, ये सांसद जी के जो एक धर्म विशेष के प्रति जो उनका भाषण इत्यादि देने की शैली है, उससे आहत थे तथा इसी कारण से ये घटना कारित किया जाना बताया जा रहा है। सांसद जी के प्रतिनिधि के कहने पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। ओवैसी एक सांसद हैं, इस नाते उन्होंने इस हमले की जानकारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी दी, लेकिन इस हमले के बाद एक अलग तरह की राजनीति हो रही है। बीजेपी सरकार ने इस हमले की गंभीरता को समझते हुए ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी और घटना की जांच का भरोसा दिलाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी की सोच उनसे अलग है। उनके मुताबिक ये हमला राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। समझेगा करेगा, माननीय अमित शाह जी ने सुरक्षा दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि हिंदूवादी जो छवि है वो नाराज चल रहे थे। ये जानकारी नहीं, कमेंट नहीं दूंगा। हमला किसी पर भी हो वो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो। हमला करने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। उनकी तस्वीरें किनके साथ हैं? उप मुख्यमंत्री के साथ हैं, केंद्रीय मंत्रियों के साथ हैं। तो ये बीजेपी सरकार ने हमला कराया है जानबूझ करके कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो पुलिस करेगी, बाद में निकलेगा, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये मिली भगत ए टीम बी टीम का साझा समझौते की फायरिंग है। इस हमले के पीछे हो रही राजनीति की वजह हिंदू सेना की एंट्री भी है। हिंदू सेना ने हमला करने वाले दोनों युवकों को सम्मानित करने और उनकी तरफ से केस लड़ने की बात कही। इस बयानबाजी ने इस मामले को हिंदू और मुसलमान के मुद्दे की तरफ मोड़ा है। शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी। ओवैसी पर हुए हमले के बाद हैदराबाद में हंगामा चल रहा है।
ओवैसी के समर्थकों में गुस्सा है। हमले के बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। दरअसल इस हमले में दो पहलुओं की तलाश की जा रही है। राजनीतिक पहलू की चर्चा तो नेता कर रहे हैं और आपराधिक पहलू की जांच पुलिस। जैसे कल ही ओवैसी ने दावा कर दिया था कि उन पर हमला 9mm पिस्टल से किया गया। हैरानी इस बात की है कि गोली की आवाज सुनकर ही उन्होंने बंदूक का सही मॉडल बता दिया। उनके पास जो थी वो एक कंट्री मेड नहीं था होगा, जो साउंड आवाज आ रही थी, क्योंकि मेरे पास भी लाइसेंस वेपन है, बड़ी साउंड थी। यकीनन वो 9mm का पिस्टल होगा। पेंच केवल यही नहीं है, इस हमले के बाद हिंदू सेना के अध्यक्ष ने जो दावा किया वो हैरान करता है। उसके मुताबिक हमला करने वाले आरोपियों का मकसद ओवैसी को केवल डराना था, क्योंकि गोलियां शीशे पर नहीं चलाई गईं, दरवाजे पर चली। यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 तारीख को होना है, उसमें 7 दिन बचे हैं। हमला भी पश्चिमी यूपी में हुआ है, जहां पहले चरण में ही वोटिंग होनी है। और यही वजह है कि इस हमले के आपराधिक पहलू के साथ साथ राजनीतिक पहलू भी देखे जा रहे हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा, गाजियाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा। और कल अज़दुद्दीन ओवैसी ने अपने लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की मांग की। साथ ही कहा कि उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए। उन्होंने आज तक संवाददाता अशोक सिंघल से खास बातचीत की। ओवैसी साहब, आप कल कैंपेन करने जा रहे हैं यूपी और बिना सुरक्षा के जाएंगे? हाँ, जाएंगे। ये सुरक्षा फराहम करना हमारी ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा मानना ये है कि भारत के संविधान में राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है और हमारी जान की कीमत पीलू खान, रकबर, अखलाक से बढ़ के नहीं है। आप जब सबको सुरक्षा देंगे तो हम एमपी को सुरक्षा मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जान की कीमत उन गरीबों से ज्यादा है। और हमने ये कहा है कि ये जो लड़के कल गोली चलाए हैं वो कैसे रेडिकलाइज हो चुके हैं। रेडिकलाइजेशन से भारत की यूनिटी इंटीग्रिटी को खतरा पैदा होता है। और जिन्होंने कल गोली चलाई वो कौन सी किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? अब्दुल आज़म की, ऐमन अल ज़ोहरी की, या फिर सैयद कुतुब की किताब पढ़कर। रेडिकलाइजेशन एक फैक्ट है जो हम बीजेपी से कह रहे हैं। एनडीए में आप एनडीए 1 में गलती की, फिर गलती कर रहे हैं। ये आपको नुकसान पहुंचाएगा, देश को तो नुकसान हो भी रहा है। और यूएपीए क्यों नहीं लगेगा इसके ऊपर? जब एक तकरीर पर लग सकता है, जब एक फेसबुक पोस्ट पर क्रिकेट मैच के ऊपर लग सकता है, तो ये तो सिटिंग 4 मरतबा का एमपी है। दिन दहाड़े गोलियां चलाई गई और सिर्फ 307 पे बात खत्म हो जाएगी। आपका कहना है कि ये लोग सिर्फ 2 ही लोग नहीं, इनके पीछे कौन लोग? यकीनन, क्योंकि ये इतना वेल प्लान तरीके से रेकी की गई है। इनको मालूम था कि उस टोल गेट के पास गाड़ियां रुकेंगी, स्लो हो जाएंगी और 6-7 फीट के फासले से हम अपनी मौत को देख रहे थे। ये और बात है कि अल्लाह ने हमको बचा लिया। मौत तो सबको आएगी, कोई नहीं बचेगा। मगर याद रखिए, अगर आप गोली से किसी की आवाज को दबाएंगे तो वो ना देश के लिए अच्छा है, ना पार्लियामेंटेरियंस के अच्छा है, बल्कि ये रेडिकलाइजेशन अनार की तरफ लेके